Subscribe to YouTube channel Amazing Videos and click the bell icon to get the first notifications. ओसामा बिन लादेन अपनी जिंदगी के आखिरी दिन यहाँ छिपकर बैठा था। वहां तक पहुंचना वाकई बहुत मुश्किल था। किसी जमाने में इस्लामी जिहाद का शहजादा आज बूढ़ा हो गया है, जो एक सस्ते से टीवी पर अपनी ही तस्वीरें देख रहा है। दशक भर लंबी चली CIA सर्च, जो कि US स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के द्वारा की गई, एक साहसिक और गुप्त रेड जो असफल होते होते बची। ये कोई फुटबॉल गेम नहीं था। पीटर बर्गन उन मुट्ठी भर वेस्टर्न जर्नलिस्ट्स में से हैं जो इस आतंक के मास्टरमाइंड से मिले थे। वो ऐसा दिखता था जैसे कोई गुफाओं में रहने वाला, कोई शहर में रहने वाला। अब नेशनल जियोग्राफिक चैनल पीटर बर्गन के पीछे जाएगा, जो बढ़ रहे हैं एबटाबाद पाकिस्तान की गलियों में। प्लीज अपना कैमरा बंद कर दो। बड़ी मुसीबतों को भी पार करके उन्होंने ओसामा बिन लादेन के आखिरी दिनों को फिर से रच दिया। एबटाबाद पाकिस्तान, जहां है पाकिस्तान की सबसे प्रतिष्ठित मिलिट्री एकेडमी, जहां का सुहावना मौसम और हसीन वादियां इस जगह को रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स और सिविल सर्वेंट्स के लिए लोकप्रिय बनाती हैं। मुझे लगा था बिन लादेन पाकिस्तानी ट्राइबल एरियाज के किसी सोफिस्टिकेटेड कंपाउंड में मिलेगा, पर वो तो मिला राजधानी इस्लामाबाद के उत्तर में मात्र 56 किलोमीटर की दूरी पर, जो अपने आखिरी दिनों में 9/11 की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए और हमलों की योजना बना रहा था, जैसे US ट्रांसपोर्टेशन पर क्रिसमस डे स्ट्राइक्स, प्रेसिडेंट ओबामा की हत्या करना और जनरल डेविड पेट्रास की भी। सन 1957 में एक रईस सऊदी परिवार में उसका जन्म हुआ। उसकी परवरिश से ऐसा कभी नहीं लगा था कि वो एक दिन इस्लामी जिहाद का सबसे चमकता सितारा बन जाएगा। 22 साल की उम्र में अफगानिस्तान में सोवियत आक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए वो अफगान मुजाहिदीन में भर्ती हुआ। बिन लादेन इसे एक धर्म युद्ध समझता था, काफिरों को दूर करने का संघर्ष। युद्ध खत्म होने के बाद वो एक जांबाज मिलिट्री कमांडर के तौर पर मशहूर हो गया। इन्हीं ताल्लुकात के दम पर उसने अल कायदा की नींव रखी। मई 1997 में मैंने अपने बॉसेस से कहा कि हमें बिन लादेन का इंटरव्यू लेना चाहिए। महीनों की बातचीत के बाद हम उससे टोरा बोरा की पहाड़ियों में मिले। हमारे इंटरव्यू के दौरान ही उसने पहली बार पश्चिमी लोगों को अमेरिका के खिलाफ जंग के ऐलान के बारे में बताया। अगले 4 सालों में बिन लादेन का ऐलान हकीकत बनकर सामने आया। उसकी गाइडेंस और फंडिंग की बदौलत अल कायदा के कार्यकर्ताओं ने निशाना बनाया अफ्रीका में US एम्बेसीज को, यमन में USS कोल को और 11 सितंबर 2001 में पेंटागन वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को। " 9/11 के 1 महीने के बाद ही US सेना और अफगानी फाइटर्स ने बिन लादेन को ढूंढने का काम शुरू कर दिया। बिन लादेन और उसके फाइटर्स पाकिस्तान बॉर्डर की टोरा बोरा की पहाड़ियों की तरफ भाग गए। अमेरिका की उसको मारने की बेताबी से घबराए ओसामा बिन लादेन ने अपना रेडियो उठाया और अपने समर्थकों की सेना को आत्मसमर्पण करने की अनुमति दे दी और खुद अगले 10 सालों के लिए कहीं छुप गया, जहां से उसने हमले की साजिश रची लंदन पर, सऊदी अरेबिया पर और इराक पर। मैं एबटाबाद आया हूँ यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट खालिद खान खेशगी से मिलने। हाय, मैं हूँ खालिद। हेलो मिस्टर पीटर। हाँ, आगे बैठिए। वेलकम। थैंक यू। हमारे प्लान में है बिन लादेन के पड़ोसियों से बात करना, साथ ही पाकिस्तानी ऑफिशियल से और जिन्होंने वो रेड देखी थी। यहाँ पर हर कोई इस डर में है कि उस पर नजर रखी जा रही है। क्या फिलहाल यहाँ मीडिया के लिए काम करना मुश्किल है? मैं तो कहूँगा आप बहुत किस्मत वाले हो जो यहाँ तक आ गए। ज्यादातर पश्चिमी पत्रकारों को यहाँ आने की अनुमति नहीं मिली। हम अभी मिलिट्री एरिया से गुजर रहे हैं और आप यहाँ, मतलब हम किसी तरह की शूटिंग नहीं कर सकते। हाँ, मुझे वहाँ कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नजर आ रहे हैं। हाँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज ये कैमरा बंद करवा दीजिए। हाँ, ये कैमरा बंद कर दो। मैं उस सुरक्षित परिसर को देखना चाहता था जहाँ बिन लादेन मिला, पर मिलिट्री चेक पॉइंट्स की वजह से हम बिल्डिंग में नहीं जा सकते थे।
और उसकी तीसरी मंजिल पर खिड़कियां और बालकनीज बिन लादेन के बिताए आखिरी दिनों को बाहरी दुनिया की नजर से दूर रखती थी। एक प्रभावशाली और बड़ी लागत वाली बिल्डिंग जिसके मालिक हैं कुछ रहस्यमय लोग जिनके मामूली से बहाने उन पर शक पैदा करते हैं। मेरा नाम है शब्बीर अहमद, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरी वहाँ एक जमीन है, वहाँ उस घर के सामने। क्या वो बिन लादेन कंपाउंड के पास? हाँ, वो बिन लादेन कंपाउंड के ठीक सामने। आप कभी उस कंपाउंड में आते जाते लोगों से मिले थे? वो पेशावर के कोई खान थे। मैंने 2 बार दरवाजा खटखटाया पर कोई बाहर नहीं आया। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। जिसका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस हो उसका ऐसा घर तो हो नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। मैं दुबई में बिजनेस करता हूँ, मेरे पास भी 3 घर हैं पर छोटे छोटे, इतने बड़े नहीं। हालांकि मैं चेक पॉइंट के बाहर ही था, उसके बावजूद मुझे वहाँ रहने वालों से बात नहीं करने दी गई। प्लीज अपना कैमरा बंद कर दीजिए। बिन लादेन का अप्रत्याशित रूप से शहर में रहना और मारा जाना पाकिस्तानियों के लिए एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी है जिसे वो जल्द से जल्द भुलाना चाहेंगे। सालों तक CIA के विश्लेषकों ने बिन लादेन तक पहुंचते हर सुराग का आंकलन किया पर नतीजा कुछ नहीं निकला। सन 2007 में जो टीम लगातार इस काम में जुटी हुई थी वो मेरे पास आई। वो चाहते थे कि बिन लादेन को उसके कुरियर नेटवर्क से पकड़ा जाए। हम जानते थे कि वो कम्युनिकेट तो कर रहा है पर हम ये भी जानते थे कि वो इलेक्ट्रॉनिकली नहीं कर रहा, तो वो जरूर संदेश वाहकों के जरिए कर रहा था। अलकायदा के मेंबर्स की पूछताछ के बाद ये पता चला कि बिन लादेन अपने आतंकी बयानों को बांटने के लिए संदेश वाहकों का इस्तेमाल करता था और इसके लिए उसका सबसे भरोसेमंद संदेश वाहक था अबू अहमद अल कुवैती। उसे ढूंढने में 3 सालों का वक्त गुजर गया। फिर एक दिन पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस ISI के एजेंट्स ने एक महत्वपूर्ण सुराग दिया। सन 2010 में पाकिस्तान से जाने वाली अलकायदा टेलीफोन कॉल के रूटीन इंटरसेप्ट के दौरान एक आदमी को खुद को अल कुवैती बताते हुए सुना गया। उसने ये कॉल गल्फ में किसी को की थी जिससे वो पैसे मांग रहा था। हमने ये कॉल सुनी, फिर ट्रांसलेट की और CIA के साथ शेयर की। इस जानकारी से US इंटेलिजेंस के विश्लेषकों ने अल कुवैती के सेल फोन की स्थिति का पता लगाया जो पेशावर पाकिस्तान में था। फोन सिग्नल शहर में घूम रही एक सफेद सुजुकी वैन से मिल रहे थे। अबू अहमद का सेल फोन नंबर हाथ लगते ही उन्होंने वो कार भी ढूंढ ली जियो लोकेटिंग की मदद से। आखिरकार अल कुवैती के सुराग से एजेंट्स पाकिस्तान की राजधानी के उत्तर की तरफ 56 किलोमीटर की दूरी पर एक शांत शहर अब्टाबाद में पहुंचे। हफ्ते भर के निरीक्षण के बाद एजेंट्स का शक और बढ़ गया जब उन्होंने उस संदेशवाहक की वैन को उस बड़े परिसर में जाते देखा। हाल ही में बनी हुई आसपास के घरों के मुकाबले बेढंग तरीके से बनी हुई दीवारें और जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम। लेकिन हाँ, हम जानते हैं पाकिस्तान के घरों की दीवारें ऊंची होती हैं जो वो आम तौर पर नहीं बनाते और ये उस तरह के फिजिकल सिग्नेचर्स थे जिन्होंने एजेंसी को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि उनके सामने सच में कुछ है। अब्टाबाद में मैं उन आर्किटेक्ट से मिला जिन्होंने बिन लादेन के कंपाउंड को डिजाइन किया था। हाय, हेलो। हाय, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। एक्चुअली हम बिन लादेन कंपाउंड के बारे में कुछ जानने आए हैं। क्या हम यहाँ बैठकर ये प्लान देख सकते हैं? प्लीज बैठिए। एक्चुअली मेरे पिताजी ने ये प्लान्स बनाए थे अरशद खान नाम के किसी क्लाइंट के लिए। अरशद खान लोकल नाम था अल कुवैती का, वही संदेशवाहक जिसने CIA को बिन लादेन तक पहुंचाया। अरशद खान जब वो मिला था तब उसने अपना नाम यही बताया था। उसने मेरे पिताजी से कहा कि एक बिल्डिंग डिजाइन करवानी है, तो मेरे पिताजी ने कहा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उन्होंने कहा कि ग्राउंड फ्लोर में 4 से 5 बेडरूम्स होने चाहिए और ग्राउंड फ्लोर में 4 से 5 बेडरूम चाहिए। ग्राउंड फ्लोर में, और फर्स्ट फ्लोर में भी उन्हें ऐसा ही चाहिए था। असल में बिल्डिंग 3 फ्लोर की है, इसमें वो तीसरा फ्लोर कहाँ है? तीसरा फ्लोर जो ऊपर बना था वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन था। अच्छा, उन्होंने इलीगली तीसरा फ्लोर बनाया? हाँ, दरअसल वो कंस्ट्रक्शन इलीगली था। जब बिन लादेन उस घर में पकड़ा गया तब आप चौंके थे? हाँ, क्यों नहीं, हम सभी चौंक गए थे काफी हद तक। क्यों? आई थिंक वहाँ कुछ तो हो रहा था, खुफिया तौर पर सही, पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी वहाँ उस घर में रह रहा है।
और उस आदमी की सुरक्षा के लिए एक भी सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं है। वॉशिंगटन में इंटेलिजेंस रिपोर्ट का विश्लेषण किया जा रहा था। ये सब कॉम्बिनेशन था ह्यूमन सोर्सेज, टेक्निकल सोर्सेज और साथ ही पुराने तरीके से विश्लेषण करने का। तो जब हमने इस पर नजर डाली तो हर बार हम यही कहते थे, हाँ ये वही जगह हो सकती है जहाँ वो छुपा होगा। NSA ने स्पाई सैटेलाइट्स और इंटेलिजेंस ड्रोन की मदद से उस जगह की तस्वीरें निकाली और उस कंपाउंड में होने वाली बातें सुनने की कोशिश की। वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। उन्होंने ये नोटिस किया कि इसमें कोई फोन लाइंस नहीं आ रही हैं, ना ही बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शंस थे, और यही बात चीख चीख कर कह रही थी, ये जो कोई भी हैं यहाँ छुप कर बैठे हैं। CIA डायरेक्टर लियोन पनेटा उस कंपाउंड पर आंखों और कानों से कड़ी निगरानी रखना चाहते थे और वहाँ सुरक्षित घर चाहते थे। अगर उस मौके पर सीधे कार्यवाही कर दी जाती तो डर था कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए या उन्हें पता न चल जाए और बिन लादेन को पकड़ने का 9 साल में मिला सबसे सुनहरा मौका हाथ से न निकल जाए। अमेरिका को यकीन था जो संदेशवाहक बिन लादेन के संदेशों को बांट रहा था वही उसके रहने की जगह भी दिखाएगा। और सुई आकर अटकी इस परिसर में जो पाकिस्तान के एक शान शहर अब्बोटाबाद में बना था। ऐसा माना जा रहा था कि ये घर अबू अहमद अल कुवैती का है जो बिन लादेन का विश्वसनीय और सबसे खास संदेशवाहक था। CIA एजेंट्स ने नजर रखने के लिए अब्बोटाबाद में एक दुकान खोली। ऐसे लोगों को सेफ हाउस में तैनात किया जो घुल मिल सकते थे, यानी पाकिस्तानी लोकल्स को CIA पेरोल पर। ये कोई जेम्स बॉन्ड मूवी तो थी नहीं। आप उस कंपाउंड के पास किसी घर में हाई टेक गियर नहीं रख सकते थे। अगर किसी को शक हो गया या फिर किसी पाकिस्तानी ने दरवाजा खटखटाया तो क्या होगा? CIA के कार्यकर्ता यहाँ के समाज में घुल मिल गए जो उस परिसर की दैनिक दिनचर्या पर नजर रखते थे। हर सुबह कुछ गैलन दूध परिसर के मेन गेट पर रखा जाता था और हर हफ्ते में एक बार वो पास की दुकान से बकरी खरीदते थे, पर बाहरी दुनिया से उनका मेलजोल बहुत ही सीमित था। ये वही रास्ता है। अच्छा, ओके। हो सकता है इस रास्ते के खत्म होने पर हमें आगे ना जाने दिया जाए, पर हम कोशिश करेंगे। उस कंपाउंड तक जाने के लिए सिर्फ एक ही रोड है और वो यही है? जी हाँ, सिर्फ यही रोड है जहाँ से गाड़ी जा सकती है। अच्छा, तो ये बहुत बस यही सुरक्षित साइड में। जगह है क्योंकि सिर्फ एक ही रोड कंपाउंड तक जाती है। जी हाँ। क्या कोई उसामा कंपाउंड से कभी इनसे कुछ खरीदने आया था? लोगों की अपने अपने आया है ना, कोई नहीं कह सकते। यहाँ इस बात पर कोई यकीन नहीं करता कि यहाँ कोई ओसामा जैसा आदमी भी रहता था। शुक्रिया। कई लोग कुछ भी बोलने से डरते हैं। उन्हें डर है कि कहीं लोकल पुलिस उन्हें परेशान ना करे या जेल में ना डाल दे, पर कुछ हैं जो बोलने के लिए तैयार हुए। आंटी से तो मैंने पूछा कि साल को उन्होंने मुझसे पूछा साल को बेटा कच्ची कच्ची उर्दू बोलना, तो तब वो मैं उनसे मिला था, वो आम लिबास में वो नमाज़ी थी। असां दा उन्हां नाल कोई ज़्यादा मुलाकात नहीं होंदी कि बड़े लोग के असीं गरीब मजदूरी करने वाले बाहर निकलते सलाम अलैकुम उधर दी सलाम अलैकुम बस। बिन लादेन और उसकी रक्षा करने वाले दो भाइयों को पैसे कम ही मिलते थे। उन्हें हर महीने सिर्फ $100 मिलते थे। खालिद को एक टिप मिली थी। बिन लादेन के संदेशवाहक ने रावलपिंडी के आसपास के एक जौहरी को सोना बेचा था। क्या उस परिसर में रहने वाले लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गहने खरीद बेच रहे थे? हमने सुना है यहाँ उस शख्स ने गहने बेचे थे जो ओसामा बिन लादेन के लिए काम करता था। क्या इन्हें उस शख्स का नाम याद है जो इनके पास वो गहने बेचने आया था? वो क्या रसीद लेके आए थे, उस पे कोई नाम कोई लिखा हुआ था, नहीं क्या नाम, मोहम्मद खान था। हाँ, मोहम्मद खान। मोहम्मद खान उस पे लिखा हुआ लिखा था। हुआ था पेशावर। हाँ हाँ हाँ, मोहम्मद खान पेशावर से आया था। उसकी स्लिप लेके आए थे। ये देखिए यहाँ। ओके, अच्छा, तो ये वो रिकॉर्ड बुक है। और क्या कभी आपको मोहम्मद खान का ट्रांजैक्शन दिखा? मोहम्मद खान की ट्रांजैक्शन आप कैसे पढ़ते? जब सीरियल नंबर आएगा तो मोहम्मद खान की सीरियल नंबर एग्जैक्ट। ओके। फिर जूलर ने हमें उस तरह के गहने दिखाए जिनके बदले बिन लादेन का संदेशवाहक कैश ले जाता था या छोटी छोटी सोने से बनी अंगूठियां। वो ऐसे पुराने गहने लाता था
पुराने गहने जिनके बदले वो नए लेता था और कुछ कैश भी। ये उससे गहने लेते थे और बदले में बेबी रिंग्स देते थे। ये एक बेबी रिंग है। जो हमसे जो ज्वेलरी लेके गए हैं उसमें वो पुराना गोल्ड हमें देके गए हैं और प्लस 20,000 के करीब उन्होंने हमें कैश। ओके, उन्होंने पुराने गहने बेचे और ये ट्रांजैक्शन लगभग $2,000 का था। प्रॉफिट कुछ खास नहीं रहा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। परिसर की हालत देखकर इंटेलिजेंस को इस बात का भी पता चला कि बिन लादेन और अलकायदा के पास पैसों की इतनी कमी थी कि उन्होंने फॉरेनर्स को किडनैप करने की प्लानिंग भी की। बिन लादेन और उसके रक्षक उस स्थिति में रहते थे जिसकी बाद में पाकिस्तानी अधिकारियों ने घोर गरीबी कहकर व्याख्या की। परिसर का रख रखाव नहीं था, दीवारें उखड़ी हुई थी, सिर्फ एक हीटिंग यूनिट, न एयर कंडीशनिंग। इतनी बड़ी बिल्डिंग को देखकर गैस और इलेक्ट्रिसिटी बिल ना के बराबर थे और सर्विलेंस इमेजेस में देखा गया कि ये परिसर खुद पर ही निर्भर करता था। वहाँ अंदर एक छोटा सा किचन गार्डन था। उनके पास कुछ गायें थी और कुछ चिकन्स भी। एजेंट्स को ये यकीन हो गया था कि यहाँ दो भाइयों के परिवार के अलावा भी और लोगों का गुजारा हो रहा है। उनके निरीक्षण के मुताबिक दो भाई और उनका परिवार बिल्डिंग के पहले फ्लोर और एक छोटे से गेस्ट हाउस में रहते थे, पर यहाँ और लोग भी रहते थे। कार्यकर्ताओं से पता चला कि वहाँ 3 औरतें और कम से कम 9 बच्चे रहते थे और एक जवान आदमी जो मेन बिल्डिंग के दूसरे और तीसरे फ्लोर में रहता था। क्या वो बिन लादेन की बीवियां और बच्चे थे जो उसके साथ वहाँ रहते थे? सैटेलाइट तस्वीरों से ये पता चला कि एक लंबा आदमी गार्डन के छोटे से प्राइवेट सेक्शन में घूमता है, पर उसकी पहचान उसके सर के ऊपर लगी स्क्रीन से छुपाई जा रही थी। दरअसल उन्हें परछाई देखकर पता चला कि वो लंबा आदमी है, पर वो रहस्यमय आदमी कभी परिसर के बाहर नहीं जाता था और वहाँ रहने वाले बाकी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से कटा हुआ था। इस बात के लिए ज्यादा एक्सप्लेनेशंस नहीं होंगे, स्पेशली जब आप खुफिया जानकारी का एक खाका तैयार करते हैं जिससे पता चलता है कि कोई खास आदमी है। क्या वो परछाई वाला आदमी जिसे द पेसर कहते थे बिन लादेन था? दिसंबर 2010 जब संदेशवाहक को एबटाबाद के उस परिसर तक जाते देखा गया, उसके 4 महीने बाद CIA डायरेक्टर लियोन पनेटा राष्ट्रपति से मिले। उन्होंने राष्ट्रपति ओबामा से कार्यवाही करने को कहा, इससे पहले कि बिन लादेन और उसके समर्थक नेटवर्क को शक हो और सारा खेल पता चल जाए। प्रेसिडेंट ने पूछा कि उस कंपाउंड में ओसामा बिन लादेन के होने के कितने % चांसेस हो सकते हैं। पनेटा ने जवाब दिया 60%, पर ये सभी अप्रत्यक्ष प्रमाण थे। आप किसी को ऊपर से कभी नहीं पहचान सकते। आपने दरअसल उसे देखा भी नहीं है और ना ही कभी उसकी आवाज सुनी है। किसी भी सोर्स से ये 3 शब्द सुनाई नहीं दिए, ओसामा बिन लादेन। बिना किसी ठोस सबूत के राष्ट्रपति ने इस प्लान को आगे बढ़ाने का हुक्म दिया, जिसके तहत बिन लादेन को मारना या पकड़ना था। वो जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे हम जल्द से जल्द अपनी आगे की कार्यवाही को अंजाम दें। कैसे हम धावा बोल सकते हैं या कैसे हमला करें या और क्या हो सकता था। 14 मार्च राष्ट्रपति के सामने 3 विकल्प रखे गए। पहला था पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर हमला करना। वहां अंदर और भी लोग मौजूद थे जिन्होंने कहा कि जैसे ये प्लान करेंगे ये टारगेट जा चुका होगा। दूसरा विकल्प था B-2 बॉम्बर्स की मदद से ऊंचाई से बमबारी। प्रेसिडेंट इस बात से बहुत ही फिक्रमंद थे कि कहीं उन लोगों को मारा या चोट ना पहुंचा दी जाए जिन्हें हमें नहीं पहुंचानी चाहिए। तीसरा विकल्प था US स्पेशल फोर्सेस द्वारा हेलीकॉप्टर से हमला। उन्हें पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन चाहिए थी। वो इस बात के लिए श्योर होना चाहते थे कि उन्होंने सच में ओसामा बिन लादेन को मारा है। और प्रेसिडेंट जो इन सभी पहलुओं को सुन रहे थे, बाकियों से पूछ रहे थे, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? वो इस मामले में हर किसी का नजरिया चाहते थे। सेक्रेटरी गेट्स ने सबको डेजर्ट 1 की याद दिलाई। ईरान में उस फेल्ड हॉस्टेज रेस्क्यू अटेम्प्ट में क्या हुआ था। प्रेसिडेंट ओबामा ने चुनी स्पेशल ऑप्स रेड। ये एक जोखिम भरा फैसला था, पर बिन लादेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का एकमात्र उपाय। एक टॉप सीक्रेट CIA प्रशिक्षण केंद्र, अभ्यास की जगह बिन लादेन की खोज के आखिरी पड़ाव के लिए। 10 अप्रैल 2011 टीम 6 के रेड स्क्वाड्रन से 2 दर्जन सील ने अपनी पहली ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए रिपोर्ट किया। जब इन्हें पता चला कि ओसामा बिन लादेन टारगेट है तो इनमें खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि यही लोग इतने सालों से इस जंग में शामिल थे।
5 दिनों तक सील्स ने अपने हर पैंतरे का अभ्यास किया, पर इस मिशन को अभी भी अनुमति नहीं मिली थी। व्हाइट हाउस ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख से संपर्क किया और उन्हें भी इस खुफिया मिशन की जानकारी दी। ये मेरी जॉब का हिस्सा है कि मैं इंटेलिजेंस से सवाल करूं और जहां तक हो सके बात की तह तक जाऊं। तो मुझे लगा कि ये केस तो अच्छा था, पर मुझे ये भी लग रहा था कि कुछ चीजें हैं जिनसे चीजें इतनी साफ नहीं होती। लाइटर खास तौर पर उन 3 औरतों के लिए फिक्रमंद थे जिनकी इंटेलिजेंस ने उस परिसर में होने की पुष्टि की थी और उन्हें बिन लादेन की बीवियां माना जा रहा था। वो नियमित रूप से मिडिल ईस्ट ट्रैवल करती थी। अगर आप बिन लादेन को बचाना चाह रहे हैं, अगर आप उसकी लोकेशन को छुपा कर रखना चाहते हैं, तो कौन उस परिवार से बार बार लोगों को अंदर बाहर जाने देगा, वो भी इतने नियमित रूप से? और इतना ही नहीं, वो सेल फोन्स के साथ ट्रैवल करती थी। वो अपनी बीवियों को फोन्स के साथ ट्रैवल करने को क्यों कहेगा? क्योंकि ये ढूंढने का आसान जरिया हो सकता था कि फोन कहां कहां जा रहे होंगे। तो फिलहाल तो मिशन को येलो फ्लैग था। लाइटर ने अपनी टीम इकट्ठा की, जिसे रेड टीम कहा जाता है, ताकि वो सबूतों पर आखिरी नजर डाल सकें। उन्हें 48 घंटों का वक्त दिया गया। राष्ट्रपति ओबामा ने फिर से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम इकट्ठी की। वो जानना चाहते थे कि क्या रिपोर्ट में कुछ नई चीजें जुड़ी हैं। लाइटर ने वो आंकलन प्रस्तुत किए जो उनके विश्लेषकों ने उन्हें दिए थे। बिन लादेन के उस परिसर में होने की संभावना पर उनकी राय अलग अलग थी। ये रेंज अगर कहूँ तो 40% से सबसे लो एंड पर बढ़कर सबसे ज्यादा 65 से 70% तक थी। राष्ट्रपति और उनके आसपास बैठे सभी रेड के आदेश के महत्व की चर्चा कर रहे थे। डिफेंस सेक्रेटरी बॉब गेट्स आगे बढ़ने के लिए फिक्रमंद थे, साथ ही वाइस प्रेसिडेंट भी। मैंने प्रेसिडेंट को कहा, अगर हम अभी इस रेंज में 40% लो एंड पर हैं, तब भी ये करीबन 38% बेटर है उससे जिस पर हम पिछले 10 सालों से थे। और आई थिंक इस सच्चाई ने पूरे फैसले का रुख बदल दिया, क्योंकि इससे हमें वाकई पता चला था शायद हम किसी परफेक्ट केस का इंतजार नहीं कर सकते, और ये बहुत ही अच्छा केस था। राष्ट्रपति मीटिंग से चले गए और अपने सलाहकारों को कहा कि वो जल्द ही फैसला लेंगे। अगली सुबह राष्ट्रपति ने अपने वरिष्ठ सहयोगियों को व्हाइट हाउस बुलाया। वक्त है सुबह 8:20, दिन 29 अप्रैल। उस सुबह मैं 11 बजे से थोड़ी देर बाद व्हाइट हाउस पहुंचा। सिचुएशन रूम में आने के बाद मुझे वही लोग दिखाई दिए। हम एक दूसरे को काफी अच्छी तरह जान चुके थे, क्योंकि हमने इससे पहले बहुत सी मीटिंग्स की थी, सबको प्लान करने से पहले और हेलीकॉप्टर के ठीक लॉन्च होने से पहले। हम हालातों को समझ रहे थे और सब अपने अपने रोल को अच्छी तरह जान चुके थे, और खास तौर पर ऑपरेशन के बाद के रोल को, जो इस बात पर निर्भर करता था कि बिन लादेन वहां था या फिर नहीं। लोकल टाइम रात के 11 बजे के ठीक बाद और वॉशिंगटन डीसी के दोपहर के 2:30 बजे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स अफगानिस्तान के जलालाबाद एयरफील्ड से उड़ान भरते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये रात में आमतौर पर होने वाली रेड शुरू हो रही है। हम हर रात ऑपरेशंस करते थे 10 से 15 तक, पर ये बिल्कुल 9-11 के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण था। अफगानिस्तान में सिर्फ अमेरिकी सेना के कमांडिंग ऑफिसर को टारगेट के बारे में पता था। सभी हेडक्वार्टर्स में से सिर्फ मुझे ही इस बारे में जानकारी दी गई, क्योंकि कुछ फोर्सेस जो मेरे कमांड के अंडर थी वो अलग अलग तरह के आकस्मिक अभियान कर सकती थी। जनरल पट्रेस इस सील्स मिशन पर काबुल के नेटो हेडक्वार्टर्स में अपने ऑपरेशन सेंटर से नजर रख रहे थे। मैंने एक को छोड़कर सभी को बाहर जाने को कहा और फिर कमांड और कंट्रोल के तहत मॉनिटर किया। मायने ये थे कि वो हमारे लिए वहां मौजूद थे। सील्स मिशन, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। टारगेट तक की हवाई दूरी तकरीबन 260 किलोमीटर। उन्हें इससे कहीं ज्यादा दूरी तय करनी थी, क्योंकि उन्हें जमीन से बहुत पास उड़ना था, घाटियों से होकर गुजरना था, 0 से 20 फीट भूभाग के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, मैदानों के ऊपर, ताकि वो डिटेक्ट ना हो। उस रात चांद नहीं निकला था, जिससे 2 ब्लैक हॉक्स को परफेक्ट कवर मिल गया था। क्योंकि उस रात काला घना अंधेरा था, नाइट विजन गॉगल भी आसपास की ज्यादा रोशनी नहीं ले पा रहे थे, इसलिए वो जितने नीचे लेवल पर ऑपरेट कर सकते थे वो कर रहे थे। ब्लैक हॉक्स में सवार थे 23 नेवी सील्स, एक इंटरप्रेटर और एक ट्रैकिंग डॉग कायरो।
हेलीकॉप्टर्स में लगी थी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ताकि रडार में भी डिटेक्ट ना हो। ये बहुत कम बार यूज हुआ था। ये बहुत ही जर्की होता है, आपको वजन कैलकुलेट करना पड़ता है, वो भी एक आउंस भी, और साथ ही आपको कैलकुलेट करना पड़ता है वेदर, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बदलता है तो। राष्ट्रपति ने मिशन प्लानर्स को ऑर्डर दिया कि ऑपरेशन में चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स भी शामिल कर दिए जाएं। आइडिया ये था वो जरूरत पड़ने पर बैकअप की तरह काम करेंगे। स्ट्राइक टीम के जाने के 45 मिनट बाद चिनूक ने भी उड़ान भरी। वो ब्लैक हॉक्स के ही हवाई मार्ग के पीछे गए और बिन लादेन के परिसर की अंदाजन 2/3 दूरी पर एक वीरान जगह पर उन्होंने लैंड किया। उसमें भी 2 दर्जन सील्स थे जो तैयार थे मदद के लिए, इन केस जो पहले सील्स गए हैं उन पर किसी तरह का हमला होता है तो। वो लैंडिंग जोन एक सुनसान घाटी थी, लैंडिंग के लिए एक सुरक्षित जगह थी और इसे ना पाकिस्तानी सरकार कंट्रोल करती थी और ना ही तालिबान। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति और उनके सलाहकार इस घटना को लाइव देख रहे थे। पाकिस्तान के 4600 मीटर ऊपर उड़ रहा एक ड्रोन लाइव वीडियो भेज रहा था। वो बड़ा रूम जहां नॉर्मली हम अपनी मीटिंग्स करते थे, वहां वो फुटेज नहीं आ रही थी जो हम देख रहे थे, तो हम सभी एक बहुत ही छोटे रूम में चले गए। रूम में टेंशन बढ़ रही थी। सील्स की भी सभी यूनिट्स अब पाकिस्तान टेरिटरी में थीं। आप कह सकते हैं वक्त के साथ एंजाइटी बढ़ रही थी। जैसे जैसे फोर्सेस कंपाउंड की तरफ आगे बढ़ रही थी, हम ये चाहते थे कि हम किसी भी हालत में डिटेक्ट ना हो। लोकल टाइम ठीक सुबह के 1 बजे ब्लैक हॉक्स टारगेट तक पहुंच चुके थे। मिशन प्लानर्स ने ये सोचा था कि 2 हेलीकॉप्टर्स होंगे तो वहाँ के लोग ज्यादा नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तानी मिलिट्री स्कूल के पास का एरिया था और वो ये सोचेंगे कि वहीं के हेलीकॉप्टर्स हैं जो शायद ट्रेनिंग के लिए कुछ सोल्जर्स को यहाँ छोड़ने आए हैं। हेलीकॉप्टर्स का प्लान था पूरी स्ट्राइक टीम को छोड़कर वहाँ से फौरन निकल जाना। ये सिर्फ 2 मिनट का काम था। एक रस्सी नीचे फेंकनी थी और दूसरी रस्सी बगल की छत पर, और वो ये काम बड़े आराम से कर सकते थे और सीधे नीचे जाकर काम को अंजाम दे सकते थे। पर ऐसा नहीं हुआ। जब एक ब्लैक हॉक परिसर की बाहरी दीवार के ऊपर उड़ रहा था तो उसके पायलट ने कंट्रोल खो दिया। आपने हिलरी क्लिंटन के चेहरे को देखा होगा, वो था ये क्या हो गया? ये देखिए, वहां का माहौल डर और टेंशन से भर गया था। क्या वो इस रेड को नाकामयाब होते देख रहे थे? ब्लैक हॉक के नीचे आने की वजह थी रोटर वॉश, एक खतरनाक एरोडायनेमिक फिनोमिनन जिसे कहते हैं सेटलिंग विद पावर। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के पायलट का टेल रोटर टूट चुका था, उसका एयरक्राफ्ट पर अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। हेलीकॉप्टर आगे की तरफ झुक गया और पहले उसकी नाक जमीन से टकराई। इस सिचुएशन में घबराना स्वाभाविक था और फिक्रमंद होना भी, क्योंकि हम फिर से डेजर्ट 1 की घटना नहीं चाहते थे जब ईरान में बंधकों को छुड़ाते हुए हेलीकॉप्टर्स क्रैश हुए थे। रेड तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी और मिशन खतरे में था। ब्लैक हॉक में बैठे उन सभी लोगों के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। राष्ट्रपति और उनके सलाहकार नजारा सामने देख रहे थे और उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। अगर एयरक्राफ्ट दूसरी तरफ गिरता और उसमें अगर जाने जाती तो मिशन को उसी वक्त रोकना पड़ता। कुछ मिनटों बाद सबने चैन की सांस ली जब 12 सील्स बिना किसी चोट के हेलीकॉप्टर से बाहर आए और परिसर में आगे बढ़ने लगे। पर सील्स के दोनों ही ग्रुप वहां नहीं थे जहां उन्होंने प्लान किया था। फिर हमें प्लान बी से आगे बढ़ना था, पर इन कमांडोज ने प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी के मुताबिक चलना चाहा और उन्होंने हालातों के मुताबिक तुरंत खुद को ढाला और ऑपरेशन को अंजाम दिया। और उन्होंने अंदर जाना शुरू कर दिया। एक्सप्लोजिव से दरवाजे उड़ाते गए। तेज आवाज और एक्सप्लोजिव के धमाकों ने परिसर के लोगों को और पड़ोसियों को भी उठा दिया था। उधर ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर चल रहा था।
परिसर के आधे किलोमीटर की दूरी पर ही आबटाबाद में रहने वाले और वॉइस ऑफ अमेरिका जर्नलिस्ट एहसान खान को उन धमाकों की आवाज ने एक जोरदार झटका दिया। वो सारी आवाजें एक्चुअली आपके घर तक आ रही थी, राइट? एक्चुअली उस समय मैं आधी नींद में था, तब शायद 1:05 हुए थे। तब मैंने एक धमाका सुना, एक्सप्लोजन, ह्यूज एक्सप्लोजन। और फिर आपने क्या किया? तो फौरन मैं घर से बाहर आया ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। मैंने लपटें उड़ती हुई देखी उस डायरेक्शन में। मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी खबर, तो मैं कंप्यूटर की तरफ भागा। रेड बस शुरू ही हुई थी और खान इस घटना की रिपोर्टिंग दुनिया भर में कर रहे थे, पर ऐसा करने वाले वो इकलौते नहीं थे। क्रैश की खबर तुरंत ट्विटर पर आ चुकी थी। परिसर के अंदर सील्स 3-3 के गुटों में बंट गए थे। 3 सील्स गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने देखा अल कुवैती दौड़कर अपनी बीवी और बच्चों को बचाने जाता है। वो सामने आकर फायर करता है। सील्स जवाबी हमला करते हैं और उसे मार गिराते हैं। मेन बिल्डिंग के दरवाजे पर सील्स के दूसरे ग्रुप के सामने संदेशवाहक का भाई अबरार और उसकी बीवी आते हैं। सील्स उन दोनों को भी खत्म कर देते हैं। सील्स अब मेन बिल्डिंग में दाखिल होते हैं। फिर वो सीढ़ियों तक आ पहुंचे और उन सीढ़ियों में बैरियर्स लगे हुए थे, तो वो सामने आते बैरियर्स को उड़ाते रहे और रास्ता बनाकर ऊपर बिल्डिंग में बढ़ते रहे। दूसरे फ्लोर पर सील्स का सामना बिन लादेन के बेटे से हुआ। सील के एक शॉट ने उसे मार गिराया। सील सीढ़ियों से ऊपर बढ़ रहे थे और आसपास हो रही हलचल पर नजर भी रखे हुए थे। उन्होंने देखा वहां बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप्स थे। बिल्डिंग के हर फ्लोर पर ऐसा ही नजारा था। सील तीसरे फ्लोर तक पहुंच चुके थे। उन्होंने गलियारे के कोने में बिन लादेन को देखा। बिन लादेन दरवाजे के पीछे चला गया था। वो उसके पीछे भागे। उन्हें अज्यूम करना था कि उसने उन्हें देख लिया है, उन्होंने उसे देख लिया है। उन्हें लगा वो गन लेने भागा होगा। परिसर के ऊपर गुप्त तरीके से ड्रोन लाइव वीडियोस वॉशिंगटन भेज रहा था, पर वो ड्रोन अंदर चल रही घटनाओं को नहीं देख पा रहा था। हमें नहीं पता था वहां उन कमरों में क्या हो रहा था, दीवारों के पीछे क्या हो रहा था, तो हम सभी समझने की कोशिश कर रहे थे कि वहां क्या हो रहा है। 3 सील्स गलियारे में होते हुए सीधे बिन लादेन के बेडरूम तक पहुंच गए। तुरंत उनके सामने बिन लादेन की सबसे छोटी बीवी आई और उन दोनों की सबसे बड़ी बेटी। औरत चीखी और उसने बिन लादेन को बचाने की कोशिश की। पहले सील ने सोचा हो सकता है उन्होंने सुसाइड बॉम्ब वेस्ट पहना हो, इसलिए बीवी के पैर पर शूट किया, उन दोनों को कसकर पकड़ा और किनारे धकेल दिया। उसके पीछे वाले सील ने बिन लादेन पर निशाना साधा और एक गोली मारी सीधे उसकी छाती पर और दूसरी सीधे उसके सर पर। बिन लादेन की मौत के खूनी खेल की तस्वीर उसे मारने के घंटों बाद ली गई। सिचुएशन रूम में तभी एक आवाज गूंजती है जो एक सील की आवाज थी। फॉर गॉड एंड कंट्री, जेरानिमो, जेरानिमो, जेरानिमो। प्लान के हर स्टेप पर अल्फाबेट का एक लेटर था। जी, जेरोनिमो मतलब बिन लादेन खत्म हो गया। असल में वो जो कहना चाहते थे उसका मतलब था वो मारा गया। पर हम अभी से बाहर नहीं निकले थे। उन्हें अभी भी उसकी बॉडी को हेलीकॉप्टर में रखना था। उन्हें बाकी लोगों को कंपाउंड से बाहर निकालना था और उनका एक चॉपर भी खराब हो चुका था। तकरीबन सुबह के 1:20 2 मई 2011 बिन लादेन मिल गया और मारा गया। सील्स उन दस्तावेजों को ढूंढ रहे थे जो अलकायदा के कार्यकर्ताओं और भविष्य में होने वाले आतंकवादी हमले से पर्दा उठा सकें। अब तक असॉल्ट टीम को इस परिसर में 20 मिनट हो चुके थे, जितना उन्होंने सोचा था उससे ज्यादा। सभी जानते थे कि पाकिस्तानी फोर्सेस शायद वहां पहुंच सकती हैं।
घुसपैठियों की पहचान और उद्देश्य के बारे में ना पता चलने की उलझन से पाकिस्तानी मिलिट्री ने तुरंत F-16 फाइटर जेट्स रवाना किए। हमें इस बात की फिक्र थी शायद हमारी किसी एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पर किसी मकसद से इस तरह की रेड पड़ सकती है। एक संभावना थी इंडियन अटैक की, पर वो भी ओवररूल्ड हो गई क्योंकि हेलीकॉप्टर से ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। नाइट टाइम रैपिड अलर्ट कैपेबिलिटी ना होने की वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स को अपने जेट्स उड़ाने में 15 मिनट का वक्त लग गया। इस सब पर भी अमेरिका की नजर बनी हुई थी। पाकिस्तानी एयरफोर्स पर नजर रखने से नेवी सील को थोड़ा मौका मिल गया। 1 मिनट में ही सील्स वहां से चले गए और अपने साथ जितने सुराग ले जा सकते थे ले गए। वहाँ 5 कंप्यूटर्स थे, 10 हार्ड ड्राइव्स, 110 थंब ड्राइव्स और एक हाथ से लिखा हुआ जर्नल। बाहर टीम का इंटरप्रेटर, 4 सील्स और डॉग कायरो परिसर की पहरेदारी कर रहे थे और चकराए हुए पड़ोसियों के रास्ते में खड़े थे। परिसर के अंदर आंगन में स्ट्राइक टीम स्पेशल ऑप्स एविएटर्स ने क्रैश ब्लैक हॉक के चारों तरफ एक्सप्लोजिव्स बिछाए। खासतौर पर इस एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसमें हो सकता है सबसे हाई लेवल की क्लासिफाइड इक्विपमेंट्स हों और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशंस भी हो सकती हैं, तो ये जरूरी था कि एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया जाए। जिंदा बची औरतों और बच्चों पर फ्लेक्स कफ लगाकर उन्हें आंगन के सुरक्षित एरिया में लाया गया। एक मेडिक ने बिन लादेन की बॉडी से डीएनए सैंपल्स निकाले ताकि आगे शिनाख्त की जा सके। कुछ लोग चिनूक में बैठकर वहां से निकले और बाकी अभी भी ब्लैक हॉक में काम कर रहे थे। और जैसे ही सील्स वहां से जाने के लिए तैयार हुए, उन्होंने नीचे पड़े क्रैश ब्लैक हॉक को उड़ा दिया। उस आग के भड़कने के साथ ही रैपिड पार्टी भी उस परिसर से बाहर निकल गई। अब लोकल टाइम था 1:45। अंदाजन रेड शुरू होने के 40 मिनट बाद का वक्त। वो 40 मिनट आई थिंक हम सभी की जिंदगी के सबसे लंबे 40 मिनट थे। क्या समय किसी का मोहताज है? अतीत, वर्तमान और भविष्य सिर्फ एक भ्रम है। जीनियस प्रेजेंटेड बाय नेक्सा, प्रीमियर बुधवार रात 10 बजे। तकरीबन सुबह के 2 बजे पाकिस्तानी पुलिस और इंटेलिजेंस अधिकारी आखिरकार इस परिसर में आने लगे। आपसे इसकी अच्छा रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल असद मुनीर, उस रीजन के फॉर्मर हेड ऑफ इंटेलिजेंस जिस रीजन में आफ्ताबाद भी आता है, बताते हैं मौके पर पहुंचकर सबसे पहले अधिकारी ने क्या देखा। उन्हें एक टेलीफोन कॉल आया था उस जगह के लिए, एक लीडर का, कि वहां हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। उन्होंने बताया कि वहां पहुंचकर सबसे पहले उनका सामना एक पश्तून औरत से हुआ, उसे चोट लगी थी। उसने कहा कि उन्होंने अबू हमजा को मार डाला है, पर वो अधिकारी नहीं जानते थे कि ये अबू हमजा कौन है। तो उन्होंने पूछा कि कौन अबू हमजा? उसने जवाब दिया, ओसामा। अबू यानी पिता, हमजा मतलब ओसामा बिन लादेन। और फिर उन्होंने वहां 4 डेड बॉडीज देखी, जिनमें एक औरत की थी और 3 आदमी थे। उनमें से एक संदेशवाहक था। वो सब रो रही थी और फिर वो ऊपर चली गई। उसकी बेटी ने उससे कहा कि इनसे बात मत करो। पाकिस्तानी मिलिट्री ने परिसर में बचे हुए लोगों को कब्जे में ले लिया था और चीजों को जोड़कर पता लगा रहे थे कि आखिर हुआ क्या था। वहीं चिनूक्स और बचा हुआ ब्लैक हॉक बेस लौट चुके थे। लोगों ने सोचा होगा कि सबने बहुत खुशियां मनाई होंगी, पर ये कोई फुटबॉल गेम नहीं है। ये एक प्रोफेशनल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी अभी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेशन को अंजाम दिया था। दुनिया के दूसरे कोने में चैन की सांस ली गई। विजुअल आइडेंटिफिकेशन से यह कंफर्म हो गया था कि जो डेड बॉडी सील्स आफ्ताबाद से लाए थे वो लादेन की ही थी। वहां सबके चेहरों पर इस उपलब्धि को हासिल करने की चमक थी। सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे और सभी के चेहरों पर खुशी थी, क्योंकि हम सबको सच में लगा था हमने अमेरिका के इतिहास के सबसे दर्दनाक चैप्टर का अंत लिख दिया है।
उसकी पहचान होने के बाद बिन लादेन की बॉडी को दफनाने की तैयारी की गई और ले जाया गया यूएसएस कार्ल विंसन में। कोई भी देश उसे लेना नहीं चाहता था। आखिरकार ये फैसला लिया गया कि उसे समंदर में दफनाया जाए, वो भी इस्लामिक रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए। राष्ट्रपति और उनकी टीम अब दुनिया को इस रेड की खबर सुना सकती है। गुड इवनिंग। आज रात मैं अमेरिका के लोगों और पूरी दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिसमें ओसामा बिन लादेन, अल-कायदा का लीडर, मारा गया। जैसे ही यह खबर फैली, वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क के लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। और जब अब्बाबाद की वादियों में सूरज निकला, देखने वाले लोग और जर्नलिस्ट सीधा उस परिसर की तरफ गए। वो देखना चाहते थे बिन लादेन ने अपने आखिरी दिन कहां बिताए, पर परिसर के अंदर जाने की अनुमति सिर्फ पाकिस्तानी अधिकारियों को ही थी, इसलिए उन्हें एक साधारण सा फुटेज ही मिला। ऊंची दीवार वाले आंगन में जानवरों का बाड़ा था। यहाँ बिन लादेन के रखवाले मुर्गियां पालते थे और सब्जियां उगाते थे। पहले फ्लोर पर किचन था। फफूंदी लगा हुआ दाल का एक डोंगा स्टोव पर छूटा हुआ था। मेन बिल्डिंग के ठीक अंदर खून के निशान थे, जहां संदेशवाहक का भाई और उसकी बीवी को मार गिराया था। पहली सीढ़ियां चढ़ते ही वो जगह जहां बिन लादेन के बेटे को मारा था, वो रूम जहां बिन लादेन की दो बड़ी बीवियां इस कंपाउंड में पल रहे बच्चों की परवरिश करती थीं। सील्स के रास्ते पर जाते हुए तीसरे फ्लोर में वो बेडरूम है जहां बिन लादेन की जिंदगी खत्म हुई। इस वीडियो में बिन लादेन परिसर के अंदर दिख रहा है। ये फुटेज भी सील्स ने रेड के दौरान हासिल की, साथ ही फ्लैश ड्राइव्स, कंप्यूटर्स और बिन लादेन की खुद की लिखी डायरी। CIA हेडक्वार्टर्स के विश्लेषकों के लिए ये कीमती खजाने से कम नहीं। वो सोचता रहता था कि अल-कायदा की आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उन्हें फ्यूचर में किन जगहों को निशाना बनाना है, यूएस में बदलाव लाने के लिए उन्हें क्या कोशिशें करनी चाहिए। बिन लादेन ने यूएस लीडर्स को अपना निशाना बनाया था। ऑयल टैंकर्स पर हमले और निशाना बनाया था वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क सिटी और शिकागो को। वो बूढ़ा मूडी आदमी कहता था कि हमें एक क्रांतिकारी संगठन होने के नाते बड़े हमलों को अंजाम देना चाहिए, क्योंकि छोटे हमले लोगों तक यही संदेश पहुंचाएंगे कि जो हम पहले थे वो अब नहीं है। उस परिसर में मिले वीडियो टेप्स बिन लादेन का एक चौंकाने वाला रूप सामने लाते हैं। उसके बाल डाइड थे, दाढ़ी भी ट्रिम थी और वो मेकअप लगाता था। वो अपने समर्थकों और अमरीकी लोगों को संदेश देने के लिए रिहर्सल करता था। ये सब वो दुनिया के सामने अपनी छवि बनाने के लिए करता था। लेकिन इस वीडियो से जो बिन लादेन की पब्लिसिटी मशीन के लिए नहीं बना था, अब्बाबाद के उस परिसर में रहने वाला असली बिन लादेन आखिरकार सबके सामने आ ही गया। ऑपरेशन में शामिल एक अधिकारी ने कहा कि ये उन्हें इस बात की याद दिलाता है जैसे कोई फुटबॉल खिलाड़ी अपने पुराने मैचेस को फिर से देख रहा हो। जब बिन लादेन को मारा गया, अल-कायदा ने यूनाइटेड स्टेट्स पर एक दशक से हमला नहीं किया था। उसकी मौत का मुस्लिम समाज ने जरा सा विरोध किया। जिस शख्स को सुर्खियों में रहने की आदत थी, उस बिन लादेन को मरने से पहले ये पता चल गया था कि उसके आइडियाज और उसका आतंकी ग्रुप अब बहुत फीका पड़ गया है। वो वही बन गया था जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। अप्रासंगिक।